हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्ज़ाम क्रैक्स विद प्रतिमा में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी निबंध का विकास का हम पार्ट 2 लेके आए हैं। कल एक पार्ट पढ़ा दिया गया था, आज इसका हम समापन कर देंगे, फिर कल इस पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, वैसे सभी परीक्षाओं के लिए, लेकिन LT ग्रेड में गहराई से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे नेट और PGT TGT सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज हम पार्ट 2 लेके आए, आज इसको हम ख़त्म कर देंगे। चलिए देखिए, आज है छायावादोत्तर काल। शुक्ल युग तक पढ़ा लिया गया था, अब शुक्लोत्तर काल यानी शुक्ल के उत्तर यानी बाद का युग आज पढ़ाया जाएगा। तो उसे हम छायावादोत्तर, चाहे उसे छायावादोत्तर कहो या शुक्लोत्तर, एक ही बात है। तो छायावादोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनका निबंध है साहित्य और कला। सांस्कृतिक निबंध है साहित्य साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। तो इनका इम्पोर्टेंट है भगवत शरण उपाध्याय का इतिहास साक्षी। अब इनको हम कैसे याद करेंगे? साहित्य और कला, साहित्य और कला ये सब क्या है? सांस्कृतिक है, इतिहास इसका साक्षी है। भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि साहित्य और कला जो है साक्षी है, किसका? सांस्कृतिक निबंध का साक्षी है, इतिहास साक्षी है। इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे लगे रहते हैं। यानी कि भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि साहित्य और कला में सांस्कृतिक निबंध हैं, साहित्य और कला में सांस्कृतिक निबंध हैं, इतिहास साक्षी है, इसका इतिहास साक्षी है। इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे होते हैं। भगवत शरण उपाध्याय। तो भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा साहित्य और कला सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, 1960 में लिखा गया, इम्पॉर्टेंट है। इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। अब संपूर्णानंद है स्फुट विचार, 1953। भाषा की शक्ति और अन्य निबंध, चिद विलास, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। तो संपूर्णानंद ने क्या दिया? स्फुट विचार दिया। किस पर दिया? भाषा की शक्ति पर। संपूर्णानंद में स्फुट विचार किस पर दिया? भाषा की शक्ति पर, जो कि कैसा है? चिद विलास है, जिसमें जीवन और जीवन के दर्शन होते हैं। पृथ्वी ज्योतिर्विनोद, पृथ्वी पर ज्योतिर्विनोद है, यानी पृथ्वी ज्योतिर्विनोद से भरी है। शिक्षा का उद्देश्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का उद्देश्य और आर्यों का आदि देश। तो शिक्षा का उद्देश्य है समाजवाद और आर्यों का आदि देश स्थापित करना। तो संपूर्णानंद के स्फुट विचार किस पर है? भाषा की शक्ति पर हैं, चिद विलास हैं, जीवन और दर्शन है, और पृथ्वी पर ज्योतिर्विनोद है। शिक्षा का उद्देश्य है समाज और आर्यों का आदि देश स्थापित करना। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा का उद्देश्य, आर्यों का आदि देश, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इस तरह पढ़िए। अब माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य का देवता इम्पॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी का है साहित्य का देवता। और अमीर इरादे गरीब इरादे, 1960। तो माखन साहित्य देवता, माखन कैसे थे? साहित्य के देवता थे, और इनके जो है इरादे गरीब और अमीर थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है बुढ़ापा गाली। बुढ़ापे में उग्र जी क्या करते हैं? गाली देते हैं। बेचन शर्मा उग्र यानी बुढ़ापे में गाली देते हैं। तो बुढ़ापा हो गया, गाली हो गया। वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वी पुत्र इम्पॉर्टेंट है, मातृभूमि है, कला और संस्कृति है, वेद और विद्या है, वागधारा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का ये इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी और पुत्र कब लिखा गया? 1949 में। मातृभूमि, कला और संस्कृति कब लिखा गया? 1958 में। वेद विद्या 1959 में। वागधारा 1966 में। तो वासुदेव शरण अग्रवाल कौन थे? पृथ्वी पुत्र थे, मातृभूमि की रक्षा करते थे। वासुदेव शरण अग्रवाल क्या थे? पृथ्वी के पुत्र थे, मातृभूमि की रक्षा करते थे, कला और संस्कृति उनके जहन में थी, वेद विद्या का पाठ पढ़ाते थे, और उनके वाणी में क्या थी? वागधारा थी।
वेद और विद्या का पाठ पढ़ाते थे। उनके वाणी में क्या थी? वाग्धारा थी। तो वासुदेव शरणवाल पृथ्वी पुत्र थे, मातृभूमि की रक्षा करते थे, कला और संस्कृति थी, वेद विद्या का ज्ञान था, और उनकी वाग्धारा में जो है सरस्वती का वास था। तो वाग्धारा इम्पॉर्टेंट है, 66 में है। कला और संस्कृति 1958 में है। वेद विद्या 1959 में है। और पृथ्वी पुत्र 1949 में। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वी पुत्र है, मातृभूमि है, कला और संस्कृति है, जिसमें कला और संस्कृति, पृथ्वी पुत्र, वाग्धारा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन के दो हैं। हरिवंश राय बच्चन के नए और पुराने झोंके हैं। टूटी छोटी कड़ियाँ 1973। हरिवंश राय बच्चन के नए और पुराने झरोखे, उनके घर में 2 झरोखे थे। कैसे? नए और पुराने। टूटी छोटी कड़ियाँ 1973। तो टूटी छोटी कड़ियाँ 1973, इनके 2 हैं नए पुराने झरोखे, टूटी छोटी कड़ियाँ 1973। परशुराम चतुर्वेदी का है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ 1961। भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं, 9 निबंध। तो इनका केवल है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की संस्कृति रेखाएं, 9 निबंध। सदगुरु अवस्थी का है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, हृदय ध्वनि, विचार विमर्श और भ्रमित पथिक। तो सदगुरु का जो है कहाँ कहाँ तरंग, बुद्धि में तरंग थी, विचार में तरंग था, साहित्य में तरंग था। सदगुरु की बुद्धि में, विचार में, साहित्य में तरंग था, और हृदय में ध्वनि थी, विचार विमर्श। विचार विमर्श इम्पॉर्टेंट है। भ्रमित पथिक, इनका विचार विमर्श भ्रमित पथिक के समान था। यानी कि रघुवीर सहाय सप्तदीप, जीवन कण जीवन धूल, शेष स्मृतियाँ बिखरे फूल। रघुवीर सिंह सप्तदीप, यानी रघुवीर सिंह सप्तदीप 7 दीपक जलाते थे, जीवन के कण थे। जीवन उनका कण था, जीवन में उनकी धूल थी। शेष स्मृतियाँ, रघु इम्पॉर्टेंट है, बिखरे फूल। इनके जितने भी हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो रघुवीर सिंह का है सप्तदीप, 7 दीप, जीवन और जीवन में इनकी धूल और कण दोनों हैं। रघुवीर साहब की शेष स्मृतियाँ 1939 है, बिखरे हुए फूल। शेष स्मृतियाँ 1939, बिखरे फूल। काका कालेलकर का है जीवन का काव्य और जीवन साहित्य। काका कालेलकर का है जीवन का काव्य और जीवन साहित्य। रघुवीर सिंह रघुवीर सप्तदीपक, यानी सप्तदीप थे रघुवीर के पास। जीवन में कण और धूल है, या तो जीवन कण हो गया, जीवन धूल हो गया। शेष स्मृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939, और बिखरे फूल। काका कालेलकर का है जीवन का काव्य और जीवन। इन्होंने काका कालेलकर ने जीवन में लिखा, काव्य लिखा और साहित्य लिखा। इला चंद्र जोशी साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। तो इला चंद्र जोशी ने साहित्य के साथ सर्जना लिखा, साहित्य के साथ विवेचना लिखा, और विश्लेषण लिखा, साहित्य के साथ चिंतन लिखा। यानी साहित्य में इन्होंने सर्जना और चिंतन लिखा साहित्य के साथ। उसके बाद विवेचना 1943 में लिखा, विश्लेषण 1953 में लिखा, देखा परखा 1957। इला चंद्र जोशी का साहित्य सर्जना है, साहित्य के साथ सर्जना 1938, विवेचना 1943, विश्लेषण 1953, साहित्य चिंतन 1934, देखा परखा 1957। यशपाल न्याय का संघर्ष। यशपाल के जीवन में क्या था? न्याय का संघर्ष लिए टहलते थे। बात बात में देख कर सोच कर चक्कर, देखा सोचा समझा, देखा भी सोचा भी समझा भी। बात बात में देखा भी, सोचा भी और समझा भी। यशपाल चक्कर क्लब, उनका क्लब कैसा था? चक्करदार था यशपाल का। गांधीवाद की 100 की परीक्षा ली यशपाल ने। अपने यश के लिए उन्होंने गांधीवाद की 100 की परीक्षा ली। राज्य की कथा। तो यशपाल का है न्याय का संघर्ष है, बात बात में देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद और राज्य की कथा। जैनेन्द्र का है प्रस्तुत प्रश्न 1936। अब जैनेन्द्र हैं, जैनेन्द्र महत्वपूर्ण निबंधकार हैं।
तो इनका प्रस्तुत प्रश्न 1936, प्रस्तुत प्रश्न 1936 है। जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951 है। साहित्य का श्रेय और प्रेय 1935 है। मंथन 1953 है। सोच विचार 1953, काम प्रेम परिवार 1953, इतस्ता 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य 1977, साहित्य और संस्कृति 1979 में है। तो जैनेन्द्र प्रस्तुत प्रश्न 1936 इम्पॉर्टेंट है। जैनेन्द्र ने प्रश्न को प्रस्तुत किया, ठीक। उसके बाद जड़ में जाकर के पूर्वोदय देखा तो साहित्य का श्रेय और प्रेय मिला उन्हें। जैनेन्द्र जैसे ही प्रस्तुत प्रश्न लिखा और जड़ तक जा करके पूर्वोदय देखा, तभी उन्हें साहित्य का श्रेय और प्रेय मिल गया। इतना क्लियर। अब मंथन, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार। फिर उसके बाद उन्होंने मंथन किया, किस पर? सोच विचार पर और काम प्रेम परिवार पर मंथन शुरू कर दिया। मंथन, सोच विचार, काम प्रेम परिवार पर मंथन शुरू कर दिया। इतस्ता इम्पॉर्टेंट है। इतस्तता समय और हम परिप्रेक्ष्य में साहित्य और संस्कृति को बनाए रखा। इतस्ता समय और हम, यानी कि तथा इसलिए समय और हम परिप्रेक्ष्य में साहित्य और संस्कृति को बनाए रखा। तो जैनेन्द्र ने प्रश्न प्रस्तुत किया और जड़ तक जैसे गए तैसे उन्हें पूर्वोदय देखा, और तभी जैसे पूर्वोदय देखा उन्हें साहित्य का श्रेय और प्रेय मिल गया। फिर सोच विचार करके मंथन किया, किस पर? काम प्रेम और परिवार पर मंथन किया। इतस्तता यानी उसके बाद समय और हम, समय के परिप्रेक्ष्य में साहित्य और संस्कृति का अध्ययन किया। समय के परिप्रेक्ष्य में साहित्य और संस्कृति का अध्ययन किया। अब आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। उसके बाद है भदंत आनंद कौशल्यायन, जो भूला ना जा सके रेल का टिकट इम्पॉर्टेंट है। तो इनका दो ही है। रेल का टिकट वैसे भी भूला नहीं जा सकता, अगर भूल गए तो ट्रेन से नीचे उतार दिए जाएंगे। तो भदंत आनंद कौशल्यायन का है कि जो भूला ना जा सके 1945 रेल का टिकट भूला नहीं जा सकता। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा दृष्टिकोण 1950, साहित्य अवलोकन 1953, साहित्य शोध समीक्षा 58, साहित्य नया और पुराना 1972। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने लिखा दृष्टिकोण 1950 में, साहित्यावलोकन 1953 में, साहित्य शोध की समीक्षा की 1958 में, साहित्य नया और पुराना 1972 में। तो डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने अपना दृष्टिकोण किस पर देखा? साहित्य के अवलोकन पर अपनी दृष्टि डाली, फिर साहित्य की शोध समीक्षा की और साहित्य नया और पुराना जो है नए और पुराने साहित्य पर शोध की समीक्षा की। यानी कि दृष्टिकोण 1950 में साहित्य अवलोकन, साहित्य शोध समीक्षा, साहित्य नया और पुराना 1972। यानी विनय मोहन शर्मा ने अपनी दृष्टि से साहित्य का अवलोकन किया और साहित्य में नए और पुराने साहित्य शोध की समीक्षा की 1972 में। तो उसके बाद है नंदुलारे वाजपेयी, बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। नंदुलारे वाजपेयी कैसे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनकी पहली रचना, ये जो है हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी 1942, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी कब लिखा गया? 1942 में। जब हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में लिखा तभी इनका आधुनिक साहित्य आ गया, और उसमें उन्होंने नए साहित्य और नए प्रश्न डाल दिए। यानी हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी में जब आधुनिक साहित्य आया तो नए साहित्य और नए प्रश्न डाल दिए। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं आईं, तभी राष्ट्रीय साहित्य में नई कविता लिख करके रस सिद्धांत के द्वारा हिंदी साहित्य का आधुनिक युग जो है प्रस्तुत करके आधुनिक साहित्य सृजन की समीक्षा की और रीति और शैली पर जो है क्या किया? दृष्टांकित किया, रीत और शैली पर जो है स्थगित कर दिया। यानी कि नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में क्या लिखा? आधुनिक साहित्य लिखा।
अच्छा, आधुनिक साहित्य लिख दिया, तो उसमें आधुनिक साहित्य में क्या लिखे, 1950 में लिखा। तो आधुनिक साहित्य में उन्होंने नए 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 साहित्य और नए प्रश्न डाल दिए। ये नंद दुलारे वाजपेयी के हैं। फिर राष्ट्र की कुछ समस्याएं थी, जिससे राष्ट्रीय साहित्य और नई कविता लिखकर रस सिद्धांत के माध्यम से हिंदी साहित्य का आधुनिक युग हिंदी साहित्य का आधुनिक युग बनाया, और आधुनिक साहित्य की सृजन समीक्षा करके उसको रीति और शैली पर प्रतिबद्ध किया। अब आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। फिर से देख लीजिए, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, यानी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में 1942 में, यानी कि आज़ादी के पहले आधुनिक साहित्य लिखा। उसके बाद उसमें नए साहित्य और नए प्रश्न डाले। फिर राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं दिखी, तो उन्होंने राष्ट्रीय साहित्य लिखकर उसमें नई कविता डाल दी। आधुनिक साहित्य लिखा तो उसमें नए साहित्य नए प्रश्न डाले, और जब राष्ट्र की कुछ समस्याएं दिखी तो राष्ट्रीय साहित्य में उन्होंने नई कविता डाल दी, रस सिद्धांत डाल दिया। फिर हिंदी साहित्य का आधुनिक युग आ गया। तब आधुनिक साहित्य का सृजन और समीक्षा करके उसे रीति और शैली में प्रतिबद्ध किया। अब आ गया होगा आपको। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी का सामयिक साहित्य, यानी सामयिक मतलब उनके समय का। तो विश्वनाथ प्रसाद ने क्या लिखा, सामयिक साहित्य लिखा। हिंदी का सामयिक साहित्य कब लिखा, 1951 में। इंद्रनाथ मदान ने आलोचना और काव्य लिखा। इंद्रनाथ मदान ने आलोचना तथा काव्य लिखा। निबंध और निबंध लिखा, कुछ उथले कुछ गहरे, अलविदा, जिसमें कुछ उथले कुछ गहरे निबंध और निबंध, ये इम्पोर्टेंट है। तो इंद्रनाथ मदान कैसे थे, कुछ उथले और कुछ गहरे थे, बस उन्हें अलविदा कर दिया गया। निबंध और निबंध लिखकर उन्होंने आलोचना और काव्य लिखा, उसके बाद निबंध और निबंध लिखा। तो इंद्रनाथ मदान कुछ उथले कुछ गहरे थे, विदा करके अलविदा हो गए, और उस पर फिर कुछ निबंध और कुछ आलोचना काव्य लिखा। अब ललित निबंधकार देख लीजिए। अगर मान लीजिए, ये देखिए, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, बढ़िया भाषा में लिखा हो। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद कैसे निबंधकार हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा। हजारी प्रसाद कैसे निबंधकार हैं, तो ललित निबंधकार हैं। इन्होंने क्या लिखा, निबंध को क्या कहा कि व्यक्ति की अपनी स्वाधीन चिंता की उपज है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध और निबंध निम्न है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक के फूल 1948 में लिखा गया। देखो, एक तो अशोक का फूल लगाया इन्होंने, यानी अशोक का पेड़ लगाया, फिर कल्पलता लगाई, फिर मध्यकालीन धर्म की साधना की। अशोक और कल्पलता लगा ही रहे थे कि मध्यकालीन धर्म आ गया, उस पर विचार वितर्क किया, फिर विचार का प्रवाह किया, यानी अपने विचार को फैलाया। फिर कुटज आ गया, जिसके साथ इन्होंने साहित्य सहचर किया, तभी जो है आलोक पर्व अवलोकित हो गया, तो जो है हजारी प्रसाद ने अशोक का फूल लगाया, कल्पलता लगाया, कुटज लगाया, 3 तो पेड़ लगा दिए। और उसके बाद फिर मध्यकाल के धर्म पर उन्होंने विचार वितर्क किया, फिर विचार का प्रभाव उनका फैल गया, फिर साहित्य सहचर हो गए। जब फैल गया तो साहित्य वालों के साथ बैठकर मतलब साथ साथ रहने लगे, तभी पर्व क्या हो गया, आलोकित हो गया, आलोक पर्व आ गया। तो आलोक पर्व कब है, 1972 में है। अशोक के फूल 1948 में है, कल्पलता 1951 में है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में है, विचार और वितर्क 57 में है, विचार प्रवाह 59 में है, कुटज 1964 में है, साहित्य सहचर 1965 में, आलोक पर्व 1972। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद निबंध इनके और हैं। अशोक के फूल है, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता एक महीना पाले थे, नए वर्ष में उनका दिमाग खाली हो गया। देखिए, और निबंध है अशोक का फूल,
जब लगाए तो क्या आ गया, बसंत आ गया। और वो उनकी जन्मभूमि थी, उन्होंने लिखा कि मेरी जन्मभूमि है जहाँ बसंत आया है। उन्होंने अपना एक कुत्ता 1 महीना पाल लिया, तभी नया वर्ष आ गया। नया वर्ष आया तो उनका दिमाग क्या हो गया, खाली हो गया। शिरीष का फूल लाए, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, तभी वर्षा होने लगी, यानी घन से घनपति वर्षा करने लगे। फिर कुटज आया, फिर साहित्य में हिमालय की परंपरा बताई, फिर जीवेम सदा शतम, देवदारू का पेड़ लगाया, आत्मदान का संदेश वाहक बसंत बताया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये पाठ जो है, ये शायद 12 में है भी। घर जोड़ने की माया गुरु नानक देव, इनके इतने निबंध हैं, जिसमें अशोक के फूल इम्पॉर्टेंट हैं, और है शिरीष का फूल, अशोक का फूल, शिरीष का फूल, कुटज है, और देवदारू है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आ गए हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी भी ललित निबंधकार हैं। देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से ललित निबंधकार कौन हैं, या इतने चारों विकल्पों में ललित निबंधकार कौन नहीं है। तो ललित निबंधकार एक तो ऊपर हमने पढ़ा हजारी को, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी भी ललित निबंधकार हैं। इनका है गेहूँ और गुलाब 1950, बंदे बाणी विनायको 1954। तो गेहूँ और गुलाब 1950 में लिखा गया, बंदे बाण इन्होंने गेहूँ और गुलाब लेकर के किसकी वंदना की, विनायको गणेश भगवान की वंदना की, गेहूँ और गुलाब लेकर 50 में, और 54 में बंदे बाणी विनायको गणेश भगवान की वंदना की। अब इसके बाद आ गए ठाकुर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना 50 और 54। ठाकुर राम आधार सिंह ललित व्यंग्यकार हैं। देखिए वो लोग तो निबंधकार थे, लेकिन राम आधार क्या हैं, व्यंग्यकार हैं। इनके 2 संग्रह प्रकाशित हैं, एक तो माटी का फूल है और एक है लहरपंथी। अब ठाकुर राम आधार सिंह ने क्या बनाया, ये ललित निबंधकार तो हैं लेकिन व्यंग्य हैं, राम आधार व्यंग्य निबंधकार हैं। तो इन्होंने माटी का फूल बनाया और लहरपंथी, लहर का पंथी मतलब लहर का के रास्ता गिर बने, और माटी का के फूल बनाए। तो 53 और 57 में है राम आधार है, माटी का फूल 1953, लहरपंथी 1957। इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। हमें कोटेशन एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, हमें कोटेशन एक भी नहीं छोड़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर की जहाँ नज़र पड़ी वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राम आधार ने क्या लिखा, राम आधार के बारे में लिखा गया है कि इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप हैं। राम आधार के निबंध कहाँ रहते हैं, भाव की कुटी में। कहाँ रहते हैं, भाव की कुटी में। बस इतना याद कर लीजिए, आ जाएगा कि राम आधार भाव की कुटी। लहरपंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लहर और पंथी के बीच कौन सी शैली अपनाई गई है, लहरपंथी में कौन सी शैली अपनाई गई है, तो वार्तालाप शैली अपनाई गई है किसका, ठाकुर राम आधार सिंह का है। अब राजनाथ पांडे एक ललित निबंधकार है। देखिए ठाकुर राम आधार व्यंग्य थे और राजनाथ पांडे जो है ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। तो इनके 3 ही हैं। तो नए निर्माण नए संकल्प तो इम्पोर्टेंट है। तो राजनाथ पांडे का सुबह से बनारस में थे राजनाथ, और शेष लकीरें देखी, शेष लकीरें उनकी नया निर्माण और नए संकल्प थे। तो सुबह राजनाथ सुबह बनारस में थे, शेष लकीरें देखी, नया निर्माण और नए संकल्प थे। ठाकुर प्रसाद सिंह एक ललित निबंधकार हैं। ऊपर कौन थे, ऊपर ठाकुर राम आधार थे, नीचे ठाकुर प्रसाद सिंह है, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो ठाकुर प्रसाद सिंह एक ललित निबंधकार हैं। इनका 2 संग्रह प्रकाशित है, एक पुराना घर नए लोग, एक मोर पंख। पुराने घर में ठाकुर प्रसाद सिंह क्या लगाए थे, मोर पंख लगाए थे। पुराने घर में क्या लगाए थे, मोर पंख लगाए थे। मोर पंख ठाकुर प्रसाद के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों कहानियों का संग्रह है। अब मोर पंख क्या है, संग्रह है किसका, संस्मरण और ललित निबंधों और संस्मरण निबंधों का क्या है, संग्रह है। अब विद्या निवास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनकी यह छितौनी, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं,
इनका तो अक्सर सब इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताती चलूँगी आप लोगों को। तो चितवन की छाह है 1953, हल्दी धूप 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी, ये सब इम्पोर्टेंट है। 1957, आंगन का पंछी बंजारा मन 1963, मैंने सिल पहुँचाई छाछठ, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा ही नहीं है 72, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, परंपरा बंधन ही नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, कौन तू फुलवा भी ननहारी 1980 में है, निज मुख मुकुर 1981, भ्रमरानंद के पत्र 1981, तमाल के झरोखे से 1981, अस्मिता के लिए 81, संचारणी 82, आनंद की नियति, लागो रंगारी, गांव का मन, नए नैरंतर्य और चुनौती, शेफाली झर रही, इम्पोर्टेंट है। भाव पुरुष श्री कृष्ण, सो अहम, जीवन अलभ्य और जीवन सौभाग्य, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुईरे दिना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, सीरीज की याद आई, इम्पोर्टेंट है। इनके देखिए भारतीय चिंतन धारा है, साहित्य का खुला आकाश है, लोक और लोक का स्वर है, रथ यात्रा है, गिर रहा है आज पानी, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। तो इनके इम्पोर्टेंट है। चितवन की छाह में, यानी चितवन में हल्दी की धूप थी, चितवन की छाह में क्या थी, हल्दी की धूप थी। कदम्ब की जब डाल फूली तो वहाँ चंदन और पानी था। आंगन का पंछी जो है, आंगन के पक्षी का मन कैसा था, बंजारा जैसा था, तभी मैंने सिल पहुँचाई। अब बसंत आ गए लेकिन कोई उत्कंठा ही नहीं है। विद्या निवास कह रहे हैं कि बसंत आ गया, मैंने जब सिल पहुँचाई तो बसंत आ गया लेकिन मेरी कोई उत्कंठा ही नहीं है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। 74 में है, परंपरा बंधन नहीं है। निवास जी कहते हैं कि परंपरा बंधन नहीं है, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा भी ननहारी, और निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, ये इम्पोर्टेंट है, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए संचारणी। अब इतना पहले आप याद कर लीजिए। देखिए चितवन में हल्दी, चितवन में हल्दी, कदम में चंदन, आंगन में सिल, और बसंत में राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा में कटीले तार, कौन तू फुलवा भी ननहारी, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे, जब भ्रमर आता है तो तमाल के झरोखे से झांकता है, तमाल के पेड़ पर बैठता है। अस्मिता के लिए संचारणी, अंगद इतना, ये इतना ऊपर वाले जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके अलावा अंगद की नियति, तो आपको याद हो गया होगा कि चितवन की छाह में हल्दी की धूप है, और कदम की जब डाल फूली तब चंदन क्या हो गया, पानी हो गया। आंगन में पक्षी आया तब जब मैंने सिल पहुँचाई तो बसंत आ गया, लेकिन कोई उत्कंठा ही नहीं थी मेरे राम का, क्योंकि मेरे राम का मुकुट भीग रहा था। लेकिन परंपरा कोई बंधन नहीं है, कटीले तारों के आर पार, फुलवा भी ननहारी क्या कर रही हैं, निहार रही हैं, यानी कि घूम रही हैं, और अपने निज मुख मुकुर से भ्रमरानंद को पत्र लिखकर तमाल के झरोखे से, भ्रमरानंद जो है पत्र लेकर तमाल के झरोखे से अस्मिता की खोज के लिए संचारणी यानी संचार कर रहे हैं। आशा है कि इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। अब अंगद की नियति, लागो रंगहरी, गांव का मन, नैरंतर्य और चुनौती, इसको शेफाली झर्री इम्पोर्टेंट है। नैरंतर यानी निरंतर जो है चुनौती में शेफाली झर रही है। अब भाव श्री कृष्ण, सो हम, जीवन और अलभ्य सौभाग्य, देश धर्म, सदी नारी और संस्कृति, फाल्गुन के दोहरी दिना, तो शेफाली नैरंतर यानी निरंतर शेफाली झर रही है, क्योंकि फागुन के 2 दिन आ गए हैं। पीपल के बहाने सीरीज की याद आई, पीपल के बहाने सीरीज की याद आई।
अब भारतीय चिंतनधारा में साहित्य का खुला आकाश है, लोक और लोक है, गिर रहा पानी, गांधी का करोड़, थोड़ी सी जगह दे दी, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। साहित्य के सरोकार ये देख लेना 2007। अब विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। मान लीजिए ये पूछा जाए कि किसका नाम उपनाम भ्रमरानंद है, तो भ्रमरानंद किसका है? श्री नारायण चतुर्वेदी का पत्र है, को पत्र लिखते थे भ्रमरानंद उपनाम से। तो विद्यानिवास किसको पत्र लिखते थे? श्री नारायण चतुर्वेदी को। किस उपनाम से? भ्रमरानंद। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध कौन है? चितवन की छां। अगर पूछा जाए कि विद्यानिवास का प्रथम निबंध कौन सा है, तो कौन सा है? चितवन की छां। अब देखिए, शिव प्रसाद सिंह आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शिव प्रसाद सिंह कहाँ रहे? शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा नहीं गया, खालिस मौज, 1998। अब देखिए, वैसे मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को याद करा दूं, और मैं जहाँ तक आप लोगों को याद करा भी पा रही हूँ, तो आप अच्छे से अगर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो आप अगर पढ़े रहेंगे, 2-3 बार इस वीडियो को सुने रहेंगे, तो परीक्षा में ऑटोमेटिक आपकी निगाहें उसी ऑप्शन पर पड़ेंगी। तो देखिए, शिव प्रसाद कैसे निबंधकार हैं? ललित तो हैं लेकिन आत्मव्यंजक हैं। शिव प्रसाद सिंह कैसे हैं? आत्मव्यंजक हैं। शिखरों पर शिव कहाँ रहते हैं? शिखरों पर रहते हैं। वो कस्तूरी रखते हैं। चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में रहते हैं। उनके सर पर कौन सी गंगा है? मानसी गंगा है। और किस किस को नमन करूं? शिव भगवान के अलावा मैं किस किस को नमन करूं? शिव भगवान के अलावा मैं किसको क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, कुछ कहा नहीं जाए, खालिस मौज, खाली मौज ही मौज है। तो शिव प्रसाद सिंह कहाँ रहते हैं? शिखरों पर रहते हैं। कस्तूरी मृग का छाल पहनते हैं। चतुर्दिक चारों दिशाओं में है। गंगा, मानसी गंगा उनके जूड़े पर है। और कहते हैं कि मैं किस किस को, शिव के अलावा मैं किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, खाली मौज ही मौज है। तो ये है शिखरों के सेतु 62। 10 साल बाद कस्तूरी का मृग आया 72 में। फिर केवल चतुर्दिक भी 72 में है। मानसी की गंगा 86 में है। किस किस को नमन करूँ 87 में है। क्या कहूँ कहा न जाए 95 में। खालिस मौज 1998 में है। अब वैसे आपको याद हो गया होगा कुबेर नाथ राय, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुबेर नाथ रसधर्मा। कुबेर में क्या होता है? रस। निबंधकार तो हैं लेकिन रसधर्मा निबंधकार हैं। तो प्रिया नीलकंठी इम्पॉर्टेंट है। रस आकेटक 68 है। 2 साल बाद रस आकेटक लिखा गया 70 में। फिर 2 साल बाद गंधमादन 72 में लिखा गया। 1 साल बाद विषाद योग लिखा गया। निषाद बांसुरी 74 में लिखा गया। पर्ण मुकुट इम्पॉर्टेंट है 78 में लिखा गया। महाकवि की तर्जनी 79 में। कामधेन 80। पत्र पणिपुतुल की नाम 1980। मन पवन की नैका 1982। किरात नदी में चंद्र मधु 1983 इम्पॉर्टेंट है। दृष्टि अभिसार त्रेता का बृहद मास। मराल उत्तर कुरु। वाणी का क्षीर सागर। अंधकार में अग्निशखा। आगम की नाव 2002। तो कुबेरनाथ राय कैसे निबंधकार हैं? रसधर्मा ललित। कुबेरनाथ कैसे हैं? रसधर्मा ललित। ये हो गया। अब कुबेरनाथ की प्रिया कैसी थी? नीलकंठ वाली थी। वो रस का आखेट करती थी, गंध का मादन करती थी, विषाद योग रखती थी और निषाद की बांसुरी बजाती थी। पर्ण का मुकुट यानी पत्ते का मुकुट लगाती थी। महाकवि की तर्जनी थी, वो कवयित्री भी थी यानी तर्जनी मतलब महाकवि की तर्जनी के समान थी। कामधेनु उनके पास थी। किसके पास? कुबेर के पास कामधेनु भी है। और पत्र मणिपुतुल उनका नाम भी है। कुबेर का नाम क्या है? मणिपुतुल है। और मन रूपी नौका, कुबेर जो है मन रूपी पवन की नौका से चलते भी हैं। किरात नदी में चंद्रमधु था। दृष्टि का विचार है। त्रेता का बृहदमास है। मराल है। उत्तर कुरु है। वाणी का क्षीर सागर है। अंधकार में अग्निशिखा है। आगम की नाव 2002।
तो कुबेर नाथ राय कैसे निबंधकार हैं? रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनकी जो है प्रिया नीलकंठी, देखिए कुबेर नाथ की प्रिया नीलकंठी हैं, रस आखेटक हैं, गंधमादन है, विषाद योग हैं, निषाद बांसुरी बजाती हैं, पर्ण का मुकुट लगाती हैं। कुबेर महाकवि की तर्जनी के समान है। कामधेनु रखते हैं कुबेर, और उनका नाम मणिपुतुल है। मन रूपी नौका में विहार करते हैं, किरात नदी में नहाते हैं, दृष्टि का विसार करते हैं, यानी अपनी दृष्टि चारों ओर फैलाते हैं, दृष्टि का विसार करते हैं। त्रेता का बृहद मास उनका समय है, जो त्रेता युग का बृहद महीना है वही उनका समय चल रहा है। मराल की तलाश चलते हैं। उत्तर कुरुक्षेत्र में, उत्तर यानी उत्तर की दिशा, उत्तर कुरुक्षेत्र में रहते हैं। वाणी उनका क्षीरसागर के समान है। अंधकार में अग्निशिखा है, अग्निशिखा जला देते हैं। कुबेर जो है अंधकार में क्या कर देते हैं? अग्निशिखा। आगम की नाव, और वो आगम की नाव की तरह हैं। तो कुबेर नाथ का है प्रिया नीलकंठी 1968, रस आकेटक 1970, गंधमादन 72, विषाद योग 73, निषाद बांसुरी 1974 है, पर्णमुकुश 1978 है, महाकवि की तर्जनी 79 है, कामधेनु 80 है, पत्रमणि पुतुल के नाम 1980 है, मन 1982 है, किरात नदी में चंद्रमधु 1983 है, दृष्टि अविसार 1984 है, त्रेता का बृहद मास 86 है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं बहुत। मराल 1993 इम्पोर्टेंट है। मराल कुबेर मराल के चोंच की तरह लाल हैं। उत्तर कुर उनका है बाड़ी का क्षीरसागर, ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं बहुत। आगम की नाव देख लीजिए 2002। तो कुबेर नाथ राय का प्रथम निबंध कौन सा है? प्रिया नील कंठी। कुबेर नाथ राय का कौन सा पहला निबंध है? तो क्या है? प्रिया नील कंठी। अब हम देख लेते हैं ग्रामीण चेतना वाले, जिन्होंने ग्रामीणों पर काम किया, ग्रामीणों पर निबंध लिखे। तो ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार कौन है? रामदरस मिश्र, ये ग्रामीण अंचल के हैं। ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित है, यानी प्रेरित हैं, ग्रामीण चेतना पर निबंध अपने लिख रहे हैं। तो इनका है कितने बजे। रामदरस भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, रामदरस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कितने बजे, रामदरस कितने बजे आए? बबूल कैक्टस यानी बबूल काटने रामदरस कितने बजे आए? तो 82 बजे, यानी 1982 में जो है आए, और बबूल काटे किसमें? 98। और घर में उनके छोटे छोटे सुख हैं। तो घर परिवेश में उनके छोटे छोटे सुख हैं, यानी रामदरस बबूल काटने कितने समय आए? उनके घर में छोटे छोटे सुख हैं। रामदरस कितने बजे आए? 82 बजे आए। बबूल कितने काटे? 98 बबूल काटे। और 2003 में घर में प्रवेश किए। और 6 उनके यहाँ छोटे छोटे सुख कितने भागों में बटे थे? 6 भागों में बटे थे। आशा करती हूँ कि आपको याद आ गया होगा, याद हो गया होगा। अब विवेकी राय इम्पोर्टेंट है। विवेकी राय भी कि कैसे हैं? मतलब किसानों से संबंधित है, यानी कि ग्रामीण चेतना से। तो किसानों का देश 1956, विवेकी राय ने बताया कि किसानों का देश कैसा है, गांव की दुनिया कैसी है, यानी देश के किसानों के बारे में बताए, गांव की दुनिया में जो गांव है उनके बारे में बताए। त्रिधारा इनका निबंध है। त्रिधारा 1968 किसका निबंध है? विवेकी राय का। और फिर बैतलवा ढाल पर इम्पोर्टेंट है 62 में, आस्था और चिंतन। अब जब त्रिधारा बही, किसान मतलब विवेकी राय किसानों जो है देश में किसानों की बात बता रहे थे और दुनिया में गांव की बात बता रहे थे, तभी त्रिधारा बही और बैतलवा डाल पर आकर बैठ गया। तो उन्होंने क्या किया? आस्था से चिंतन किया और गंवई गंध गुलाब की, तभी उन्हें गांव की गुलाब की गंध महकने लगी, आने लगी। तब नया गांव नाम, उन्होंने नए गांव का नाम पूछा। आम रास्ता नहीं, लेकिन उसका कोई सरल रास्ता था ही नहीं। उन्होंने नए गांव, विवेक ने नए गांव का रास्ता पूछा, लेकिन आम रास्ता नहीं, यानी रास्ता सरल नहीं था। जगत तपोवन सो क्यों, उन्होंने अपने विवेक से जगत माने संसार को तप के वन के समान कर दिया। विवेक ने जगत तपोवन सो क्यों, जीवन अज्ञात गणित है, ये जीवन
अज्ञात गणित है। विवेकी राय कहते हैं कि ये जीवन जो है अज्ञात गणित है। तो विवेकी ने किसके देश के किसानों के बारे में लिखा, दुनिया के गांव के बारे में लिखा। जब लिखा तो त्रिधाराएं बहने लगी। फिर वह तलवार डाल पर बैठ गया। उन्होंने आस्था और चिंतन किया। फिर गांव की गंध गुलाब की आने लगी। नया गांव का नाम पूछा तो उसका कोई रास्ता ही नहीं था। तो विवेकी ने बताया कि जगत तपोवन सा हो गया है और जीवन अज्ञात गणित के समान हो गया है। तो किसानों का देश 1956, फिर दुनिया 57, त्रिधारा 58, फिर वह तलवा डाल पर 1962, आस्था और चिंतन 1991, गवई गंध गुलाब की 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं 1988, जगत तपोवन से क्यों 1995 और जीवन अज्ञात गणित है 2004। 1995 में इन्होंने भारतीय चिंतन धारा लिखा, साहित्य का आकाश लिखा, लोक और लोक का स्वर लिखा, रथ की यात्रा निकाली, गिर रहा आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे साहित्य के सरोकार। ये हमें लगता है दोबारा लगा दिया क्या। चलिए नीचे देखिए, बेहया का जंगल, कृष्ण बिहारी का ये इम्पोर्टेंट। बेहया का जंगल है, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि है, आंगन की तलाश है। अब देखिए, बेहया का जंगल, कृष्ण बिहारी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। किसके, बेहया के जंगल में रहते हैं और उसी में देखा कि मकान उठ रहे हैं। तब समबुद्धि यानी कुछ बुद्धि आई कि हमें आंगन की तलाश भी करनी चाहिए। समबुद्धि यानी कुछ बुद्धि आई कि हमें आंगन की तलाश भी करनी चाहिए। तो कृष्ण बिहारी मिश्र कहते हैं कि बेहया के जंगल में मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि आई और तभी वो आंगन की तलाश करने लगे। तो बेहया का जंगल 1981, मकान उठ रहे हैं 1990, समबुद्धि 1997 और जो है आंगन की तलाश 1999। अब श्री राम परिहार है, आँच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख इम्पोर्टेंट है। बजे तो बंसी, राम को परिहार माने छोड़ने के बाद बंसी बजी और शंख बजने लगे। ठिठके पंख पाखुरी की, रसवंती बोलो तो, यानी बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख और रसवंती बोले तो आँच अलाव की, ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। तो श्री राम परिवार का आँच अलाव की, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख और रस बोलो तो रसवंती, ये है। अष्टभुजा प्रसाद का मिठौआ इम्पॉर्टेंट है, मिठौआ आप ले भी लीजिए, मतलब चिक जो है याद कर लीजिए। अष्टभुजा का क्या है, मिठौआ कब जो है 1999 में। अब आगे विचार या चिंतन प्रधान निबंध, विचार या चिंतन प्रधान निबंध। तो कौन है प्रतिष्ठित निबंधकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर। भाई रामधारी सिंह दिनकर इम्पॉर्टेंट है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति, एकता बेड़ूबन, उजली आग, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता, विज्ञान, वट पीपल, साहित्य मुखी और आधुनिकता बोध। तो रामधारी सिंह दिनकर किसकी तरफ गए, मिट्टी की ओर। ये मिट्टी की ओर पहले बढ़े, रामधारी सिंह दिनकर किसकी तरफ बढ़े, मिट्टी की ओर। तब इन्होंने देखा कि आधा शरीर इनका नारी के समान है। तब रेती में देखकर, रेती में फूल खिले थे और हमारी सांस्कृतिक एकता, इन्होंने अपनी सांस्कृतिक एकता भी देखी। वेणु बन गए, वहाँ उजली आग जैसे आग जल रही थी। तभी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता से इन्होंने धर्म नैतिकता और विज्ञान की बात बताई और वट पीपल के नीचे साहित्य मुखी आधुनिकता का बोध कराया। वट पीपल के नीचे साहित्य मुखी आधुनिकता का बोध कराया। रामधारी सिंह दिनकर मिट्टी की ओर गए और अर्धनारीश्वर बनकर रेती के फूल ले आए और उन्होंने कहा हमारी संस्कृति की एकता हमारी सांस्कृतिक एकता में बेड़ूबन की उजली आग है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता में धर्म नैतिकता है। बट पेपल के नीचे साहित्य मुखी आधुनिकता का बोध कराया। तो रामधारी सिंह मिट्टी की ओर गए कब, 1946 में। अर्धनारीश्वर
कब लिखा? 52 में। रेती के फूल कब उगाया? 54 में। और हमारी संस्कृति एकता 1956 है। बेड़ूबन कब लिखा? 1958 में। उजली आग 1956। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीयता 1958। धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959। बट पीपल 61। साहित्य मुखी 1968। आधुनिकता बोध 1975। अब त्रिशंकु, ये भी इम्पोर्टेंट है आगे। तो त्रिशंकु, इनके जो है त्रिशंकु 1945। सब रंग कुछ राग, आत्मनेपद। त्रिशंकु इम्पोर्टेंट है। आत्मनेपद 45 और 60। आल बाल, लिखी कागद गोरे इम्पोर्टेंट है। अद्यतन है इम्पोर्टेंट है। जोग लिखी 1977। स्रोत और सेतु इम्पोर्टेंट है। युग संधियों पर धार और किनारे, कहाँ है द्वारका? केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर भवंती। तो आगे क्या कैसे थे? आगे त्रिशंकु की तरह थे, यानी टेढ़े मेढ़े थे। इनके सब रंग और कुछ राग थे। आत्मनेपद, इन्होंने आत्मन पद लिखा। इनका आलवाल भी कोई बाका नहीं कर सकता था। लिखी कागद कोरे, इन्होंने कहा कि कोरा कागद में लिखो। अद्यतन आज स्रोत और सेतु, आगे के स्रोत और सेतु थे 1978 में। युग पर इन्होंने संध्या की। इन्होंने स्रोत और सेतु ढूंढे, युग पर संध्या की। धार और किनारे, धार और किनारे बैठ गए। कहाँ है द्वारिका? पूछ रहे हैं। धार के किनारे बैठकर पूछ रहे हैं कहाँ है द्वारिका। केंद्र और परिधि में रहकर, छाया के जंगल में, सर्जना और संदर्भ करके, स्मृति छंदा में, संवत्सर भवंती। संवत्सर भवंती माने हो गए, यानी संवत्सर हो गए। तो इनका त्रिशंकु है 45 में। सबरंग कुछ राग 56। आत्मनेपद 60 और लिखी कागद कोरे 72। अद्यतन 77। स्रोत और सेतु 78 में है। युग संधियाँ 82। धार और किनारे 82 में है। युग संधि धार किनारे 82 है। कहाँ है द्वारिका? 82 में। यानी कि युग संधि, युग संधियों पर, धार किनारे, कहाँ है द्वारका? केंद्र और 82 में है। केंद्र और परिधि 84 में है। छाया का जंगल 1984 में है। सर्जना और संदर्भ 1985 में है। स्मृति छंदा 1989 में है। संवत्सर और भवंती, ये आगे के निबंध है। इसके बाद है रामविलास शर्मा, इम्पॉर्टेंट है। प्रगति और परंपरा, पहला इम्पॉर्टेंट है 1949। साहित्य और संस्कृति भी 49 में लिखा गया है। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 में लिखा गया। देखिए, साहित्य और संस्कृति है, एक रचना ये है, और उसके फिर साहित्य और संस्कृति के आगे क्या लगा दिया? भाषा लगा दिया। एक रचना ये हो गई। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, साहित्य की समस्या किस पर लिखी? प्रगतिशील पर 1954 में। लोक और जीवन साहित्य 1955। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956। आस्था और समुंदर इम्पॉर्टेंट है। साहित्य साथी, मूल्य और मूल्यांकन, भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन इम्पॉर्टेंट है 1981। भाषा युग बोध और कविता, भाषा युग बोध और कविता 1981। कथा विवेचन गद्य शिल्प, विराम चिन्ह 1900 जो है 85 में। विराम चिन्ह इम्पॉर्टेंट है 1985। तो रामविलास शर्मा प्रगति में साहित्य, प्रगति की साहित्य में और भाषा और साहित्य संस्कृति लिखी। फिर प्रगतिशील जो है, पहले प्रगति और परंपरा लिखी, फिर प्रगतिशील साहित्य की समस्या लिखी, फिर लोक जीवन पर साहित्य लिखा, फिर स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य लिखा, फिर आस्था और सौंदर्य बताया, फिर साहित्य का स्थायी मूल्य और मूल्यांकन किया, फिर परंपरा का मूल्यांकन किया, फिर भाषा युग बोध और कविता लिखी, फिर कथा विवेचन गद्य शिल्प लिखा, फिर विराम चिन्ह लगा दिया 1985 में। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है जो है भगीरथ मिश्र, भाई तो कई है। इसके बाद है भगीरथ मिश्र। अध्ययन
इम्पॉर्टेंट है, 1949 है। साहित्य और समाज, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा, इनका अध्ययन जो है भगीरथ मिश्र का इम्पॉर्टेंट है। साहित्य साधना, साहित्य पर इन्होंने साधना, साहित्य और समाज पर क्या की, साधना की। कला, साहित्य और समीक्षा की। अब विजेंद्र, विजेंद्र का भाई ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तो आसान भी है। चिंतन के, चिंतन में क्षण लगाना है, विचार क्षण सब में लगा है। चिंतन में क्षण है, विचार में क्षण है, विमर्श में क्षण है। तो चिंतन के क्षण है, विचार के क्षण है, विमर्श के क्षण है। चिंतन के क्षण 1966, विचार के क्षण 1970, विमर्श के क्षण 1989। तो विजेंद्र स्नातक के 3 क्षण हैं, एक चिंतन का क्षण है, एक विचार का, एक विमर्श का। नगेंद्र विचार और अनुभूति इम्पॉर्टेंट है, 1949 में लिखा गया। आधुनिक हिंदी कविता की आधुनिक प्रवृत्तियाँ 1951। विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन इम्पॉर्टेंट है। अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की समस्या। तो डॉक्टर नगेंद्र ने विचार पर अनुभूति की, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखी। विचार पर देखो, विचार पर इन्होंने अनुभूति की, देखिए इनका विचार पकड़िए नगेंद्र का, विचार पर अनुभूति लिखी, विचार पर विश्लेषण किया, विचार पर विवेचन किया, 3 हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अनुसंधान और आलोचना की, आस्था के चरण और आलोचक की आस्था। आस्था के चरण लिखे और आलोचक की आस्था लिखी, एक आस्था के चरण, दूसरा आलोचक की आस्था। तो इन्होंने विचार पर अनुभूति की, विचार का विश्लेषण किया, विचार पर विवेचन किया, आस्था के चरण देखे, आलोचक की आस्था देखी, अनुसंधान और आलोचना की, विचार विश्लेषण किया। अमृतलाल भटनागर, अमृतलाल भटनागर का साहित्य और संस्कृति 1986। अमृतलाल भटनागर का साहित्य और संस्कृति है कितना है, 1986। राम रतन भटनागर, सामयिक जीवन और साहित्य। राम रतन भटनागर क्या है, सामयिक जीवन और साहित्य, 1963। रामरतन। डॉक्टर रघुवंश का है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता, आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता। तो रघुवंश का साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, रघुवंश ने साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य बताया कब, 1963 में। सामयिकता बताई किसमें, आधुनिक हिंदी कविता में क्या बताई, समसामयिकता बताई, और आधुनिकता और सृजनशीलता बताई। तो रघुवंश ने साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य बताया, समसामयिकता और आधुनिक कविता बताई, आधुनिकता और सृजनशीलता, आधुनिकता में सृजनशीलता बताई और आधुनिक हिंदी कविता में समसामयिकता बताई, किसने, रघुवंश ने। नामवर सिंह का दोनों इम्पॉर्टेंट है। बकलम खुद 1951, वाद विवाद 1989। तो बकलम खुद का क्या है, 1951। नामवर सिंह क्या थे, खुद बकलम थे और वाद विवाद संवाद करते थे। नामवर सिंह क्या थे, खुद क्या थे, बकलम थे और वाद विवाद संवाद करते थे। 51 में बकलम हो गए, 89 में वाद विवाद संवाद। धर्मवीर भारती का है इम्पॉर्टेंट है, ठेले पर हिमालय 1958। पश्चिंती 1969। कहनी अनकहनी 1970। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता 77। मानव मूल्य और साहित्य, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो धर्म कहाँ गए थे, ठेले पर हिमालय रखे थे और उसे कहनी अनकहनी पश्यंती कर रही थी, यानी देख रही थी। पश्यंती, कहनी अनकहनी जो है शब्दिता, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, मानव मूल्य और साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य पर लगे हुए थे। यानी धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय रखे थे। पश्यंती, कहनी अनकहनी और शब्दिता के कुछ चेहरे, कहनी अनकहनी के कुछ चेहरे और चिंतन शब्दिता से मिलकर मानव मूल्य और साहित्य को दर्शा रहे थे। शब्दिता के साथ मानव मूल्य और साहित्य को दर्शा रहे थे। यानी धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय रखे थे। पश्यंती, कहनी अनकहनी 2-3 लड़कियां थी और कुछ चेहरे और कुछ चिंतन वाली शब्दिता मानव मूल्य और साहित्य को दर्शा रही थी। कुछ चेहरे कुछ चिंतन वाली शब्दिता मानव मूल्य को दर्शा रही थी। ये सब धर्म की बातें हैं। विष्णुकांत शास्त्री इम्पॉर्टेंट है, कुछ चंदन कुछ कपूर 71। चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष। देखिए कुछ चंदन कुछ कपूर की, विष्णुकांत, विष्णु भगवान को चंदन भी चढ़ता है, कपूर भी चढ़ता है और वो विष्णु भगवान क्या करते हैं, चिंतन मुद्रा में बैठते हैं।
और अनुचिंतन यानी चिंता पर बार बार चिंता करते हैं, चिंता का अनुमान या अनुकरण करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष और आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष को भी जानना चाहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष को भी जानना चाहते हैं। तो विष्णुकांत शास्त्री के चंदन और कपूर से पूजा होती है, वो चिंतन मुद्रा में रहते हैं, अनुचिंतन भी करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष को भी जानना चाहते हैं। अब हमें आशा है कि आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद आ गए निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के नक्षत्र, शताब्दी के ढलते वर्ष, दूसरे शब्दों में आदि अंत और आरंभ। तो निर्मल, चीड़ों की चांदनी कैसी होती है? निर्मल होती है। हर बारिश में क्या होती है? शब्द और स्मृतियाँ याद आती हैं। हर बारिश में शब्द और स्मृतियाँ याद आती हैं। कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप में प्रतिश्रुति यानी सुना जाता है। कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए भारत और यूरोप में प्रतिश्रुति होता है यानी सुना जाता है। शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में आदि अंत और आरंभ होता है। शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में आदि अंत और आरंभ होता है। तो निर्मल, चीड़ों पर चांदनी कैसी होती है? निर्मल होती है। हर बारिश में, निर्मल जो है, हर बारिश में शब्द और स्मृति मतलब शब्द की स्मृति करते हैं। और कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए भारत और यूरोप को प्रतिश्रुति यानी सुनाते हैं। कला का जोखिम ढलान से उतरकर भारत और यूरोप को सुनाते हैं। और जो शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में आदि अंत और आरंभ का विवेचन करते हैं। दूसरे शब्दों में शताब्दी, निर्मल शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में आदि अंत और आरंभ का विवेचन करते हैं। अब आगे रचना, रमेश चंद्र शाह। रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर भूलने के विरुद्ध, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन देश में, स्वधर्म और कालगति। रचना के बदले, रमेश चंद्र शाह। रचना के बदले और शैतान के बहाने आड़ू का पेड़ लगाया और शब्द निरंतर भूल रहे थे, भूलने के विरुद्ध थे। पढ़ते पढ़ते स्वाधीन देश में, स्वधर्म और कालगति से आगे बढ़ गए। पढ़ते पढ़ते स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति से आगे बढ़ गए। यानी रमेश चंद्र शाह रचना के बदले और शैतान के बहाने आड़ू का पेड़ लगा दिया। रमेश चंद्र शाह रचना के बदले और शैतान के बहाने क्या कर दिया? आड़ू का पेड़ लगा दिया। और शब्द निरंतर भूलने के विरुद्ध था, लेकिन पढ़ते पढ़ते स्वाधीन देश में स्वधर्म और कालगति को पहुंचा दिया। पढ़ते पढ़ते स्वाधीन देश में स्वधर्म और कालगति को पहुंचा दिया। तो आड़ू का पेड़ 1984 में, रचना के बदले 67 में, शैतान के बहाने 80 में, शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, पढ़ते पढ़ते 90, स्वाधीन इस देश में 1995, स्वधर्म और कालगति 1996। राम अवध की शास्त्री। अब राम अवध शास्त्री के देखिए, डायरी के उड़ते पृष्ठ। और डायरी के उड़ते पृष्ठ, राम अवध के पृष्ठ क्या हो गए? डायरी के पृष्ठ उड़ गए। बूझत श्याम कौन तो गोरी, राम अवध ये नहीं पहचान रहे हैं कि श्याम कौन तो गोरी है, काश फूल गए 1999। राम अवध कहते हैं कि डायरी के उड़ते पृष्ठों को देखते हैं तो पूछते हैं कि श्याम तुम कौन तू गोरी, कौन श्याम है कौन गोरी है, और काश के फूल फूल गए, काश फूल गए। तो डायरी के उड़ते पृष्ठ 1982, तो गोरी 91, काश फूल गए 1999। डॉक्टर दरवेश सिंह का भाव चिंतन है, विजन बन की सूर्यमुख। दरवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं? भाव का चिंतन करते हैं। और विजन वन में सूर्य खुलते ही क्या करते हैं? कपड़ा सिलने लगते हैं। हम विजन वन के सूर्यमुखी। माता प्रसाद त्रिपाठी, शब्द और धरती इम्पोर्टेंट है, 1979। माता कहाँ है? शब्द और धरती पर है, शब्द और धरती पर है। माता कहाँ है? शब्द और धरती पर। विश्वनाथ आदमी की लालटेन, चौरे का दिया। विश्वनाथ बाबा का क्या चाहिए? आदमी की लालटेन चाहिए, चौरे का दिया। महेंद्र नाथ पांडे, मैं और मेरी छाया। महेंद्र कहते हैं कि बस
केवल मैं और मेरी छाया रहेगी 1984 में। महेंद्र पांडे कहते हैं कि मैं और मेरी छाया रहेगी 1984। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। नर्मदा एक भोर का जुगनू, अंधेरे के आलोक पुत्र, नदी तुम बोलती क्यों हो, फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता प्रभास की सीपियाँ, बैठे हैं आस लगाए परदेश का पेड़। नर्मदा एक भोर का जुगनू ले लो, अंधेरे का आलोक पुत्र। नर्मदा क्या है? भोर का जुगनू है। नर्मदा भोर के समय चमकती है, अंधेरे में आलोक करती हैं। अंधेरे में क्या करती हैं? आलोक करती हैं। और पूछती हैं कि नदी तुम क्यों नहीं, नर्मदा से पूछा जाता है नदी तुम क्यों नहीं बोलती, फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता, देवता लोग सुनो, ये प्रभास की सीपियाँ हैं, बैठ कर आस लगाओ परदेश के पेड़। पुरुषोत्तम अग्रवाल का है विचार का अंत अनंत। पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि विचार का अंत ही नहीं, यानी विचार का अनंत। सच्चिदानंद हिरण्यवासाज्ञ ने कुट्टी चाटन उपनाम से सबरंग और कुछ रंग निबंध की रचना की। अब पहले ये क्वेश्चन ये बनेगा कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन ने कुट्टी चाटन उपनाम से कौन सी रचना लिखी या कौन सा निबंध लिखा, या कुट्टी चाटन उपनाम किसका है? तो अज्ञेय का है। और वो उपनाम से सबरंग और कुछ राग निबंध इन्होंने लिखा। तो जैसे मान लीजिए पूछा जाए अज्ञेय ने कुट्टी चाटन उपनाम से कौन सा निबंध लिखा, तो सबरंग कुछ रंग निबंध संग्रह लिखा, निबंध संग्रह। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह क्या है? आस्था के चरण, यानी नगेंद्र जी के सभी निबंधों को आस्था के चरण में इकट्ठे कर दिया गया है। अब व्यंग्यात्मक निबंध आ गए। प्रभाकर माचो इम्पोर्टेंट है। खरगोश के सींग है, संतुलन है, बेरंग है। खरगोश के सींग, संतुलन और बेरंग। तो खरगोश के सींग है 1951 में, संतुलन है 54 में, बेरंग है 55। तो मछिया पर बैठकर खरगोश के सींग निकाल कर संतुलन बना रहे थे, बेरंग हो गए। मछिया पर बैठकर खरगोश का संतुलन बना, खरगोश के सींग का संतुलन बना रहे थे, क्या हो गए? बेरंग हो गए। तो सींग कब बना रहे थे? 51 में, संतुलन बना 54 में, बेरंग हो गए 55 में। अमृत राय का है रम्या 1967, बतरस 1973, आनंदकम 77, विजिट इंडिया, बाइस्कोप 1900। यानी अमृत राय कैसे हैं? जो अमृत खा लेता है क्या हो जाता है? रम्या, सुंदर हो जाता है। बतरस, उसके बातों में रस हो जाता है। आनंद कम, आनंद हो जाता है। विजिट इंडिया, उसे इंडिया मिलने आती है और वो क्या बनाता है? बाइस्कोप बना देता है। वो क्या अमृत पी लेता है तो रम्य हो जाता है, बतरस, बातों में रस हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और इंडिया उससे मिलने आती है और वो क्या बनाता है? बाइस्कोप। कृष्णदेव गौड़ हुक्का पानी, हुक्का पीते थे। कृष्ण गौड़ जो है क्या करते थे? हुक्का पानी पीते थे 1957। गोपाल प्रसाद, मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच, तो क्या होता है? हलो हलो हलो। गोपाल प्रसाद व्यास का है मैंने कहा, गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच कहा, तो क्या हुआ? हलो हलो हलो, सबसे पूछ रहे हैं। बरसाने लाल चतुर्वेदी, बुरे फंसे, भोला पंडित का बैठक, नेता अभिनेता, कुल्हड़। हाँ, कुल्हड़ में हुल्लड़ और नेता अभिनेता किसका है? बरसाने में हुल्लड़ होता है। कुल्हड़ में हुल्लड़ कहाँ होता है? बरसाने में। नेता अभिनेता बरसाने में आते हैं। और मिस्टर चोखेलाल बरसाने में है। नेताओं की नुमाइश बरसाने में है। मुसीबत है खबर अपनी परायों की। विनोद शर्मा राजभवन की सिगरेट रानी। हरिशंकर परसाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारे हैं हरिशंकर परसाई, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदा रफ्तार का तबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णवन की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन किसे, कहत कबीर, हंसते रोते तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा, ऐसा भी सोचा। जाता है पाखंड का अध्यात्म है, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। तो देखिए, बिना इन्होंने कहा कि भाई पगडंडियों का ज़माना है। अब जैसे हरिशंकर के दिन फिर गए तो इन्होंने ये सदाचार की क्या किए हैं? तबीज बांधे फिर रहे हैं।
और मुझे भी शिकायत है कि ये गणतंत्र ठिठुर रहा है और अपनी अपनी बीमारी लेकर सब लोग वैष्णव पर फिसल रहे हैं। और विकलांग श्रद्धा का जब दौर आता है तो भूत के पाँव क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। बेईमानी की परत है। सुनो भाई साधु सज्जन लोग सुनो, ये सब बेईमानी की परत है। तुलसीदास चंदन घिसते हैं, कहत कबीर। कबीर जी कहते हैं कि तुलसीदास क्या कर रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं, हंसते रोते हैं। और कबीर क्या करते हैं, हंसते रोते हैं। तब की बात और थी, कहते हैं कि तब की बात और थी, ऐसे भी हमने सोचा जाता है, मैं ये जानता ही नहीं था, पाखंड का अध्यात्म मुझे नहीं पता था। आवारा भीड़ के खतरे में प्रेमचंद फटे हुए जूते पहने थे। तो हरशंकर परसाई कहते हैं कि भाई पगडंडियों का पता नहीं कैसे जमाना आ गया है, जैसे उनके दिन फिर गए हों। वो सदाचार का तवीज बांधे फिर रहे हैं। मुझे भी शिकायत है, ये गणतंत्र ठिठुर रहा है, अपनी अपनी बीमारी लेकर सब लोग वैष्णव पर फिसल रहे हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर आ रहा है और भूत के पाँव पीछे हो गए। ये सब बेईमानी की परत है। सुनो भाई साधु, ये सब बेईमानी की परत है। और तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और कबीर कहते हैं कि कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। और कहते हैं कि तब की बात कुछ और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, मुझे पता ही नहीं था, ये पाखंड अध्यात्म है। आवारा की भीड़ के खतरे में प्रेमचंद फटे हुए जूते पहने थे। आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अब देख लिए श्रीलाल शुक्ल को, अंगद का पाँव। श्रीलाल शुक्ल भी इम्पॉर्टेंट है भाई। अंगद का पाँव 1958, यहाँ से वहाँ मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, कुछ जमी कुछ हवा, आओ बैठ ले कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि अंगद का पाँव, श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि अंगद का पाँव यहाँ से वहाँ तक रहता है और मेरी श्रेष्ठ ये सब व्यंग रचनाएं हैं, कुछ जमीन में है कुछ हवा में। श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि अंगद का पाँव कुछ यहाँ यहाँ वहाँ रहता है और मेरी श्रेष्ठ रचनाएं जो हैं कुछ ज़मीन पर है कुछ हवा में है। आओ कुछ देर बैठ लें, अगली का शताब्दी का शहर होने वाला है और ये खबरों की जुगालियाँ हो जाएं, खबरों की क्या हो जाएं, जुगालियाँ हो जाएं। तो श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि अंगद का पाँव यहाँ से वहाँ तक है, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं कुछ ज़मीन पर हैं कुछ हवा में है। आओ बैठ लें क्योंकि अगली शताब्दी का शहर होने जा रहा है, खबरों की जुगाली कर लें। अब केशव चंद्र है मुर्गछा फिरों ही, अफलातूनों का सहार, ब्रहन लला का वक्तव्य। तो केशव जो है क्या है, मुर्गछा फिरों ही, अफला फतून है, ब्रहन लला है। केशव, ब्रहन लला, अबला फतून और मुर्गछा फिरों है। रविंद्रनाथ त्यागी का है खुली धूप में नाव, भीत चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन, देवदारू का पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदर कली, फूलों वाले कक्ष, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पद यात्रा, पराजित पीढ़ी का नाम, विश्व कन्या, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, देश विदेश की कथा, इतिहास का 100, शुक्ल पक्ष, चंपाकली, भाद्रपात की सांझ, लाल पीले फूल, पूरब, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश को लोग, पद यात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विश्व कन्या इम्पॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, इतिहास का सच, चंपाकली, लाल पीले फूल इम्पॉर्टेंट है, चंपाकली इम्पॉर्टेंट है, भाद्रपद की सांझ, पूरब खिले एक चिरंतन, कबूतर कौवे तोते कथा। तो रविंद्रनाथ त्यागी का खुली धूप में नाव पर भीत चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, फूलों वाले कैरेक्टर, ऋतु वर्णन। इसमें जो है ये जो है भीत चित्र है, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्णवाहन है, देवदारू का पेड़। रविंद्र त्यागी ने क्या किया, खुली धूप में भीत चित्र रहा, मल्लीनाथ ने कृष्ण वाहन की कथा सुनाई, देवदारू का पेड़ लगाया, शोक सभा में अतिथि कक्ष में शोक सभा हुई, फूलों वाले कैक्टस और ऋतु का वर्णन किया, आत्मलेख, भद्र पुरुष, पदयात्रा, विश्व कन्या इम्पॉर्टेंट है और एक कोई खास। शरद जोशी यथासंभव, शरद जोशी का इम्पॉर्टेंट है भाई, जीप पर सवार इल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट मारे, किसी बहाने राह किनारे बैठ, तिलस्म दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। तो देखिए शरद क्या कहते हैं, यथासंभव जीप पर हम सवार हैं,
जीप पर इल्लियाँ सवार हो गई हैं, हम भ्रष्ट हो गए हैं, किसी बहाने से हम किनारे बैठे हैं, तिलस्म दूसरी सतह पर यत्र तत्र सर्वत्र है। शरद जोशी कहते हैं कि यथासंभव जीप पर इल्लियाँ सवार हैं, हम भ्रष्ट हो गए हैं, किसी बहाने से किनारे जो है बैठे, तिलस्म दूसरी जगह, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र है। तिलस्म दूसरी जगह पर यत्र तत्र सर्वत्र है। शरद जोशी इम्पॉर्टेंट है। यथासंभव जीप पर इल्लियाँ सवार हो गई हैं, हम भ्रष्ट हो गए, किसी बहाने से रहा किनारे बैठ, मैं किनारे बैठा रहा, तिलस्म दूसरी सतह पर यत्र तत्र सर्वत्र हैं। अब यथासंभव जीप पर सवार इल्लियाँ 71, कई इल्ली सवार हैं 71, किनारे पर कितनी देर बैठे रहे 72 घंटा, तिलस्म कितने हैं 73, यत्र तत्र सर्वत्र इम्पॉर्टेंट है भाई 2000। सुदर्शन मजीठिया इम्पॉर्टेंट है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी, डिस्को कल्चर। तो इंडिकेट बनाम सिंडिकेट 1970, मुख्यमंत्री का डंडा 74, टेलीफोन की घंटी 1983, डिस्को कल्चर 1985। तो इसमें इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी। तो मजीठिया क्या करते हैं, इंडिकेट से सिंडिकेट हो जाते हैं और मुख्यमंत्री डंडा लेकर आते हैं तो टेलीफोन की घंटी बजती है, तभी डिस्को होने लगता है। सुदर्शन मजीठिया जब इंडिकेट होते हैं तो मुख्यमंत्री का डंडा बजता है, फिर टेलीफोन की घंटी से वो क्या करने लगते हैं, डिस्को नाच करने लगते हैं। नरेंद्र कोहली, एक और लाल तिकोन, नरेंद्र कोहली, एक लाल और तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियाँ, परेशानियाँ, किसे जगाऊँ, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित। अब देखिए, नरेंद्र कोहली एक लाल तिकोन लिए हुए हैं और तभी एक आधुनिक लड़की को पीड़ा थी और उन्हें जगाने का अपराध कर दिया। नरेंद्र कोहली लाल तिकोन लेकर जगाने का अपराध करने पहुंच गए। एक लड़की की पीड़ा थी, उसको त्रासदियों से पीड़ा थी, परेशानियां थी, फिर भी उसे जगा दिया। कहा कि मैं और किसे जगाऊँ, आत्मा की पवित्रता से गणतंत्र का गणित होता है, गणतंत्र का गणित पढ़ा जाता है, आत्मा की पवित्रता से गणतंत्र का गणित। नरेंद्र कोहली एक लाल तिकोन लेकर के आधुनिक लड़की की पीड़ा, जिसको त्रासदियों से परेशानियां थी, उसको जगाने का अपराध कर दिया और कहा किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता के लिए गणतंत्र का गणित पढ़ना जरूरी है। गोपाल चतुर्वेदी, अफसर की मौत, दुम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल पढ़े पढ़े। तो अफसर की मौत, दुम की वापसी, गोपाल के अफसर की मौत हो गई और दुम की जब वापसी हुई तो खंभों का खेल शुरू हो गया। फाइल पढ़ पढ़ करके दांत में फांसी कुर्सी, गंगा से गटर, राम झरोका बैठी नैतिकता, एक लंगड़ी दौड़, भारत और भौंस, फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू। ज्ञान चतुर्वेदी, दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा इम्पॉर्टेंट है। मेरी ज्ञान व्यंग्यात्मक, विषाद बिछी, खामोश नंगे हमाम जो फूके। श्री नारायण चतुर्वेदी ने विरोध शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा, यानी श्री नारायण चतुर्वेदी ने किस छद्म नाम से निबंध लिखा, तो उन्होंने श्री नारायण चतुर्वेदी ने अपना नाम विनोद शर्मा लिख लिया था। तो ज्ञान चतुर्वेदी, दंगे में मुर्गा, ज्ञान चतुर्वेदी ने देखा कि दंगे में एक मुर्गा प्रेत कथा सुना रहा है और मेरी 51 व्यंग रचनाएं विषाद की तरह बिछी हैं, खामोश और नंगे हमाम में घूम रहे हैं जो घर फूके हैं। यानी दंगे में मुर्गा प्रेत की कथा सुना रहा है मैं, और ज्ञान चतुर्वेदी कहते हैं कि मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं विषाद की तरह बिछी हुई हैं और खामोश नंगे हमाम में जो घर फूके हैं वो नाच रहे हैं। तो आज ये निबंध विधा का समापन हुआ, आज बस इतना ही। अब कल इस पर हम जो है क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप अगर इसके वो अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।